हेलो, नमस्कार बच्चों। हमने पिछले वाले ई लेक्चर में आगम की धारणाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम उत्पादन लागत के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रत्येक फर्म को उत्पादन के साधनों तथा गैर साधन आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। आम बोलचाल की भाषा में इन आगतों पर किए गए मौद्रिक खर्चों को उत्पादन लागत कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ये कर रहे हैं कि आज हम लागत की धारणाओं पर चर्चा कर रहे हैं। लागत की धारणा का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। लागत की महत्वपूर्ण धारणाएं इस प्रकार से। नंबर 1, मौद्रिक लागत अर्थात मॉनेटरी कॉस्ट। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है उसे उस वस्तु की मौद्रिक लागत कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लागत शब्द का प्रयोग मौद्रिक लागत के लिए किया जाता है। यदि परिभाषा की बात करें तो J.L. हैंसन के शब्दों में किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो कुछ मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे मौद्रिक लागतें कहते हैं। मौद्रिक लागत में निम्नलिखित खर्चे शामिल किए जाते हैं, जैसे श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, ऋणों के लिए दिया जाने वाला ब्याज, इमारतों के लिए दिया जाने वाला किराया, कच्चा माल तथा मशीनरी पर किया गया खर्च, बीमा, कर, चालक शक्ति, रोशनी, ईंधन आदि पर किया गया खर्च, यातायात के लिए किया गया खर्च आदि। ये सब मिलाकर के मौद्रिक लागत में शामिल होती है। दूसरी अवधारणा की बात कर रहे हैं वह है वास्तविक लागत यानी कि रियल कॉस्ट। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो मानसिक तथा शारीरिक प्रयत्न तथा त्याग करना पड़ता है वह उस वस्तु की वास्तविक लागत होती है। वास्तविक लागत वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनकी पूर्ति करने में कष्ट, दुख, परेशानी आदि के रूप में उठानी पड़ती है। ठीक है। यदि परिभाषा की बात करें तो मार्शल के शब्दों में किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लगे हुए विभिन्न प्रकार के श्रम तथा इसे तैयार करने में लगी पूंजी के लिए बचत करने के लिए आवश्यक उपभोग स्थगन अथवा प्रतीक्षाओं में निहित सभी प्रयत्न तथा त्याग मिलकर उस वस्तु की वास्तविक उत्पादन लागत कहलाती है। संक्षेप में, वास्तविक लागत को किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उठाए गए कष्ट, त्याग तथा प्रयत्नों के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक कुम्हार को मिट्टी का एक खिलौना बनाने में 8 घंटे का परिश्रम करना पड़ता है। तो 8 घंटे का परिश्रम उस खिलौने की वास्तविक लागत कहलाएगी। वास्तविक लागत की धारणा एक भावगत धारणा है, इसे मापना संभव नहीं, इसलिए आजकल इस धारणा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। नेक्स्ट धारणा है लेखाकर्म या व्यावसायिक लागत, जिसे अकाउंटिंग और बिजनेस कॉस्ट भी कहते हैं। लेखाकर्म लागत से अभिप्राय उन नगद भुगतानों से है जो फर्म साधन आगतों, गैर साधन आगतों तथा गिसावट व्यय के रूप में करती है तथा अन्य बड़ी बही खाता प्रविष्टियों से है। परिभाषा की बात करें, लेखाकर्म लागत से अभिप्राय नगद खर्चे, ऐतिहासिक लागतें, गिसावट तथा अन्य बही खाता प्रविष्टियों से है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वह अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आर्थिक विश्लेषण में अवसर लागत की धारणा का बहुत अधिक महत्व है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की लागत से अभिप्राय उन लागतों की कीमतों से है जिनका उस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक आगत का मूल्य इसलिए होता है क्योंकि वह दुर्लभ या सीमित होती है। यदि हम किसी आगत या का प्रयोग एक वस्तु के उत्पादन के लिए कर लेते हैं तो वह किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं होता है। किसी वस्तु के उत्पादन करने की लागत को उसका उत्पादन करने के फलस्वरूप जो दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना पड़ता है
के रूप में मापा जाता है। जब हम किसी वस्तु के उत्पादन पर मुद्रा की कुछ मात्रा खर्च करते हैं तो मुद्रा की खर्च की गई मात्रा उसकी लागत नहीं बल्कि उसका उत्पादन करने के फलस्वरूप जिन विकल्पों का परित्याग या त्याग करना पड़ता है उनके मूल्य का माप है। यदि किसी वस्तु का उत्पादन करने के फलस्वरूप कई विकल्पों का त्याग करना पड़ता है तो यह त्याग त्याग त्यागी जाने वाली दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर या विकल्प का मूल्य है, इसलिए इसी अवसर लागत कहते हैं। अतः अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत है जिसका त्याग किया गया है। इसे वैकल्पिक लागत भी कहा जाता है। परिभाषा की बात करें तो इस तरह से कह सकते हैं। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार परिभाषा दी गई है, किसी वस्तु की अवसर लागत उन परित्यक्त वैकल्पिक पदार्थों का मूल्य होते हैं जिन्हें इस वस्तु के उत्पादन में लगाए गए साधनों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। फर्गुसन के अनुसार एक्स वस्तु की एक इकाई उत्पन्न करने के अवसर लागत वाई वस्तु की वह मात्रा है जिसका त्याग करना पड़ेगा ताकि साधनों का प्रयोग वाई वस्तु के स्थान पर एक्स वस्तु का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता। इसकी व्याख्या भी की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि अवसर लागत धारणा का आधार मौद्रिक भुगतान नहीं बल्कि त्यागी जाने वाली वस्तु की मात्रा है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट धारणा है आर्थिक लागतें। आर्थिक विश्लेषण में आर्थिक लागत के अंतर्गत लेखा कर्म लागतें तथा स्वामित्व एवं स्वयं प्रयोग साधनों की लागतों को शामिल किया जाता है। परिभाषा की बात करें, आर्थिक लागत की परिभाषा उन मौद्रिक भुगतानों जो एक फर्म द्वारा उन बाहरी व्यक्तियों को जो साधनों की पूर्ति करते हैं अवश्य दिए जाने चाहिए के रूप में तथा स्वयं स्वामित्व एवं स्वयं प्रयोग साधनों की उस त्यागी गई आय जो वे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकते हैं के रूप में की जा सकती है। अतएव लेखाकर्म लागतें में केवल स्पष्ट लागतों को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत आर्थिक लागतों में स्पष्ट लागतें तथा निहित लागतों दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, नेक्स्ट है सामाजिक लागतें, सोशल कॉस्ट। सामाजिक लागत वह लागत है जो किसी आर्थिक क्रिया के लिए सारे समाज को चुकानी पड़ती है। प्रत्येक समाज के आर्थिक संगठन से संबंधित कई प्रकार की सामाजिक लागतें हैं जैसे प्रदूषण तथा शोर आदि जिन्हें एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की कीमत निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जाता। सामाजिक लागत किसी एक फर्म या व्यक्ति की अवसर लागत न होकर सारे समाज की अवसर लागत होती है। यदि परिभाषा की बात करें तो आधुनिक अर्थशास्त्र में शब्दकोश के अनुसार किसी उत्पादन की सामाजिक लागत की परिभाषा मुद्रा की उस मात्रा के रूप में की जा सकती है जो उस वस्तु के उत्पादन के कारण जिन लोगों को हानि उठानी पड़ती है उनकी क्षतिपूर्ति करके उन्हें उपयोगिता के पूर्व स्तर पर कायम रखने के लिए पर्याप्त होती है। सामाजिक लागत वह लागत है जो सारे समाज को किसी वस्तु को उत्पन्न करने के लिए चुकानी पड़ती है। नेक्स्ट है निजी लागतें या प्राइवेट कॉस्ट। निजी लागत वह लागत है जो एक फर्म को किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए खर्च करनी पड़ती है। इसमें स्पष्ट लागत तथा निहित लागत दोनों ही शामिल होती हैं। परिभाषा के रूप में मिलर के अनुसार निजी लागत वह लागत है जो किसी फर्म या व्यक्तिगत उत्पाद को अपने स्वयं के निर्णयों के कारण खर्च करनी पड़ती है। मजदूरी, किराया, बिजली आदि पर जो धन व्यय करना पड़ता है उसे निजी लागतें कहते हैं। सामाजिक लागत तथा निजी लागत में अंतर पाए जाने का एक मुख्य कारण बाह्य लागतें हैं। बाह्य लागतें वे लागतें हैं जो उन लोगों को उठानी पड़ती है जिन्हें किसी वस्तु के उत्पादन के फलस्वरूप ऋणात्मक बाह्यदाताओं का अनुभव होता है। संक्षेप में निजी लागत इक्वल टू सामाजिक लागतें माइनस बाहरी लागतें। इसके बाद आती है स्पष्ट लागतें। एक फर्म को कई आगत खरीदने या किराए पर लेने पड़ते हैं। फर्म द्वारा उन बाहरी व्यक्तियों को जो उसे श्रम, कच्चे माल, ईंधन, यातायात, चालक शक्ति आदि की पूर्ति करते हैं मौद्रिक भुगतान करने पड़ते हैं। फर्म द्वारा दूसरों को किए गए इन मौद्रिक भुगतानों को स्पष्ट लागतें कहते हैं। यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो लेफ्टिच के अनुसार स्पष्ट लागतें वे नगद भुगतान है जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं।
फर्म के द्वारा दी जाने वाली मजदूरी, कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल के भुगतान, ऋणों पर किए जाने वाला ब्याज व गिसावट पर किए जाने वाले भुगतान आदि स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। इन्हें निरपेक्ष लागत, उत्पादन लागतें या वास्तविक लागतें भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निहित लागतें। अर्थशास्त्र में एक फर्म के अपने साधनों के प्रयोग की अवसर लागत को निहित लागत कहा जाता है। परिभाषा के रूप में लेफ्टिच के अनुसार उत्पादन की निहित लागतें स्वयं के स्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागतें होती हैं। इसके बाद में हम बात करें कि लागत फलन। एक फर्म का लागत फलन उसके उत्पादन तथा लागत के संबंध को व्यक्त करता है। फर्म के लागत फलन का निर्धारण उत्पादन फलन तथा आगतों की कीमत करती है। उत्पादन फलन अल्पकालीन दीर्घकालीन दोनों प्रकार का होता है। इसी प्रकार लागत फलन भी अल्पकालीन दीर्घकालीन दोनों प्रकार का होता है। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें फर्म के कम से कम एक या अधिक आगत स्थिर होते हैं तथा बाकी परिवर्तनशील होती हैं। सामान्यतः अल्पकाल में मशीनें तथा प्लांट्स स्थिर होते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तन करने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता होती है। किसी फर्म के उत्पादन का आकार उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाली मशीनों के आकार पर निर्भर करता है। अतः अल्पकाल में फर्म के प्लांट की क्षमता स्थिर होती है, इसलिए फर्म के वर्तमान प्लांट पर परिवर्तनशील आगतों जैसे श्रम, कच्चे माल, शक्ति आदि का अधिक या कम प्रयोग करके उत्पादन में परिवर्तन किया जा सकता है। परंतु अल्पकाल में उत्पादन को केवल प्लांट की वर्तमान क्षमता तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसमें शून्य से लेकर वर्तमान उत्पादन क्षमता तक परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। और दीर्घकाल वह समावधि है जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन का कोई साधन स्थिर नहीं होता है। किसी प्रचलित फर्म की दृष्टि से दीर्घकाल से अभिप्राय समय की वह अवधि है जिसमें फर्म नए प्लांट लगा सकती है तथा पुराने प्लांट बंद कर सकती है। किसी उद्योग की दृष्टि से दीर्घकाल से अभिप्राय समय की उस अवधि से है जिसमें नई फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा पुरानी फर्म अपना काम बंद कर सकती है। दीर्घकाल में एक फर्म के उत्पादन में शून्य से लेकर काफ़ी बड़ी मात्रा तक परिवर्तन हो सकता है। अतः अल्पकाल स्थिर प्लांट समय अवधि है जबकि दीर्घकाल परिवर्तनशील प्लांट समय अवधि है। यह ध्यान रखना चाहिए कि अल्पकाल से अभिप्राय किसी निश्चित समय से नहीं है। अल्पकाल कुछ हफ्तों या कुछ वर्षों का हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों की पूर्ति को बढ़ाने के लिए कितने समय की आवश्यकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आज हमने लागत के विभिन्न अवधारणाओं की बात की। नेक्स्ट आगे बात करेंगे लागत के सिद्धांतों की। ठीक है, ओके, थैंक यू।